सोचिए कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वो एक भ्रम है, एक बड़ा झूठ है, एक बड़ी मैट्रिक्स है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यह आपको सिर्फ 4 मिनट में ही पता चल जाएगा। इस दुनिया में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब हम अपने सेंसेस की वजह से ही कर पाते हैं, जैसे स्वाद, खुशबू, छूना, सुनना और देखना। हमारे शरीर में मौजूद 5 सेंसेस ही हमें इस दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अपने सेंसेस के द्वारा ही हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है। फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी बॉडी एक खास तरह की मशीन है जो अपने सेंसेस और दिमाग के जरिए इस दुनिया की सच्चाई को एक्सपीरियंस करती है। You're almost certainly living in a simulation. The odds that we're in base reality is 1 in billions. I'm waiting for someone to convince me that we don't live in a simulation. तो क्या हमारी बॉडी इस दुनिया को सच में एक्सपीरियंस करती है या फिर हमारा दिमाग एक झूठी दुनिया को हमारे लिए सच बनाकर प्रेजेंट करता है? इस दुनिया में सच क्या है? क्या हमारी ये दुनिया एक भ्रम है? क्या हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? 1958 में चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें चूहों को एक भूल भुलैया में छोड़ा गया। चूहों का टास्क था कि उस भूल भुलैया को पार करके अपने खाने तक पहुंचा जाए। कुछ अपडेट के बाद चूहों को भूल भुलैया का रास्ता याद हो गया। चूहे भूल भुलैया में बिना भटके अपने खाने तक आसानी से पहुंचने लगे। रिसर्चर्स ने चूहे पर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। वो चूहों को सोने तो देते थे लेकिन उनको रेमिटेंस तक पहुंचने नहीं देते थे। असल में रेमिटेंस हमारे सोने का चौथा स्टेज होता है। रेमिटेंस स्टेज पर हम गहरी नींद में होते हैं और इसी स्टेज पर हम सपने देखते हैं। रेमिटेंस पर हमारी नींद इतनी गहरी होती है कि हमारा दिमाग अपनी थकान को दूर कर अपने आप को रिफ्रेश कर पाता है। चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स चूहों को सोने तो दे रहे थे लेकिन उनको रेमिटेंस तक पहुंचने से पहले ही पानी डालकर जगा देते थे, जिसका नतीजा ये था कि चूहे भूल भुलैया के रास्ते को सही से याद नहीं रख पा रहे थे और अपने खाने तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। अगर हम कभी कभी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते जिस वजह से हमारा दिमाग अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर पाता, रिजल्ट में जागने के बाद भी हमारा दिमाग एक भ्रम में ही रहता है। अगर हम लगातार 1 या 2 दिन तक नाखुश हैं तो हमारा दिमाग इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि हमारे लिए सच या झूठ में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय इस दुनिया की सच्चाई हमें एक भ्रम लगने लगती है। कुछ लोग ना सोने की वजह से हैलुसिनेशंस का शिकार हो जाते हैं। उन्हें अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनका अस्तित्व सच में तो नहीं होता, लेकिन उनका दिमाग उन्हें उस तरह की रियलिटी को एक्सपीरियंस कराता है जो सच में मौजूद नहीं होता। कहने का मतलब है कि हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हमें इस दुनिया की सच्चाई को दिखाता है और इस मशीन में थोड़ी सी भी गड़बड़ होने की वजह से सच्चाई पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब हम इस दुनिया में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे दिमाग में पैदा हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हलचल होती है। तो क्या हमारे दिमाग में पैदा हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हलचल हमें एक रियल दुनिया का एहसास कराती है या फिर एक काल्पनिक दुनिया का एहसास कराती है? ये एक डिबेट का विषय बन चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम जो इस सच्चाई का एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा भ्रम होता है जिससे हमारा दिमाग पैदा करता है। असल में ये दुनिया एक मायाजाल है, एक मैट्रिक्स है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को जानना होगा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला फैक्ट तो ये है कि हमारी पूरी दुनिया मैथमेटिकली डिज़ाइन है। प्लैनेट से लेकर एटम की प्रॉपर्टी तक, स्पेस टाइम से लेकर डायमेंशन और टाइम तक सब कुछ मैथमेटिकल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को बनाने वाले ने मैथ के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस दुनिया को बनाया था और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो भी है वो सब एक प्लानिंग के तहत बनाया हुआ है। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है। Because in the Matrix, what we thought was real was actually a computer simulation. फिजिक्स में डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को हिला दिया। जब वैज्ञानिकों ने 2 सेट से होकर इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने एक वेव की तरह बिहेव करते हुए वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। वैज्ञानिक हैरान थे कि एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कैसे कर सकता है। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए एक डिवाइस के द्वारा उन पर नज़र रखी तब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हुए अलग पैटर्न्स बना रहे थे। मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि जब हम पार्टिकल्स को देख रहे होते हैं तब वो सॉलिड फॉर्म में नज़र आते हैं और जब पार्टिकल्स को देख नहीं रहे होते हैं तब वो एक संभावना बनकर ही रह जाती है, एक वेव फॉर्म में बन के रह जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब हम इस दुनिया को देखते हैं तब हमें इस दुनिया के सच में होने का एक एहसास होता है, लेकिन जब हम इस दुनिया को नहीं देख रहे होते हैं तब इस दुनिया के सच में होने की केवल एक संभावना होती है और वो संभावना सच में तब बदलती है जब हम इसे देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम वीडियो गेम में मौजूद दुनिया का जितना हिस्सा देखते हैं
हमें केवल वही दिखाई देता है, हमारे पीछे जो चीज़ मौजूद है वो हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि गेम का जो पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है उसके अस्तित्व में होने की प्रबल संभावना होती है जब तक हम उसे ना देखें। हम जिस पार्ट को देखना चाहते हैं कंप्यूटर केवल उसी पार्ट को रेंडर करके दिखाता है, और कंप्यूटर तब तक ना दिखाई देने वाले पार्ट को रेंडर नहीं करता जब तक हम उसको नहीं देखते। कंप्यूटर ऐसा इसलिए करता है ताकि कंप्यूटर के हार्डवेयर पर ज़्यादा लोड ना आए। तो क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह से काम करता है कि जब हम इस दुनिया को देखते हैं तब हमें इसकी सच्चाई नज़र आती है, और सभी यूनिवर्सल रूल्स भी काम करते हैं। अगर आपने कभी वीडियो गेम खेला है तो आपने महसूस किया होगा कि उस गेम में मौजूद कैरेक्टर को कुछ नियमों और दायरों में रहकर अपने टास्क को परफॉर्म करना होता है। जैसे GTA में मौजूद कैरेक्टर के भागने की मैक्सिमम स्पीड पहले से ही फिक्स होती है। कैरेक्टर फिक्स स्पीड से तेज नहीं दौड़ सकता। कैरेक्टर गेम में मौजूद दीवार के आर पार नहीं जा सकता। गेम के अंदर भी कैरेक्टर ग्रेविटी की वजह से ही जमीन पर जुड़ा रहता है। कहने का मतलब यह है कि गेम को हमारी रियल लाइफ की रियलिटी से जोड़ा जाता है। जो नियम हमारी रियल लाइफ में काम करते हैं वैसे ही नियमों को गेम के अंदर भी रखा जाता है ताकि गेम ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। गेम के इन नियमों को कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा गेम डेवलपर्स द्वारा फिक्स किया जाता है। अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो हमारी दुनिया को बनाने वाले ने पहले ही कुछ ऐसे रूल्स को फिक्स कर रखा है, और हमें हमेशा उन नियमों के बंधन में बंधे रहना पड़ता है और हमेशा उन नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में ट्रेवल करने की स्पीड पहले से ही फिक्स है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इस स्पीड से केवल लाइट के एटम्स फोटोन ही ट्रेवल कर सकते हैं। लाइट से तेज इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं चल सकता। हम अपने ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट की स्पीड लिमिट से ही भेज सकते हैं। आखिर क्यों? ब्रह्मांड में लाइट से तेज चलना नामुमकिन क्यों है? और अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इसमें ट्रेवल करने की रफ्तार निश्चित क्यों है? ग्रेविटी भी ब्रह्मांड का एक ऐसा ही नियम है। ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। क्यों ग्रेविटी कभी चीज़ों को दूर नहीं धकेलती? ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत से नियम हैं जो पहले से ही फिक्स्ड है और हमें हमेशा उन नियमों का पालन ही करना पड़ता है। हम चाहकर भी यूनिवर्स के नियमों को बदल नहीं सकते। ब्रह्मांड में पहले से ही फिक्स्ड नियम ये साबित करते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ प्लान तरीके से बनाया गया है। जिस तरह से गेम डेवलपर्स गेम को एक प्लान तरीके से बनाते हैं जिसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स महज एक कठपुतली की तरह ही काम करते हैं जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, उसी तरह ऐसा लगता है कि जैसे हमारी दुनिया को बनाने वाले ने हमें एक कठपुतली की तरह बनाया है जिसमें हम केवल टास्क परफॉर्म ही कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अभी इस वीडियो को देख पा रहे हो जिसमें आप अलग अलग तरह के विजुअल्स को देख पा रहे हो। आपकी स्क्रीन आपको अलग अलग तरह के रंगों को दिखा रही है। आपको अपनी स्क्रीन पर चीज़ें मोशन में दिखाई दे रही हैं। क्या ये केवल एक भ्रम नहीं है जो आपकी स्क्रीन पैदा कर रही है? क्या आप अपनी स्क्रीन पर जो भी देख रहे हो उसका अस्तित्व सच में है? आप अपनी स्क्रीन पर जिन विजुअल्स को मोशन में देख रहे हो वो महज एक प्लान है जिसको आपकी स्क्रीन में लगे छोटे छोटे पिक्सल्स पैदा कर रहे हैं। दरअसल आपकी स्क्रीन में लगे पिक्सल्स को जिस कलर में ब्लिंक करने की कमांड मिल रही है वो उसी कमांड को फॉलो करते हुए ब्लिंक कर रहे हैं और हमारे लिए एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। और हम जिन विजुअल्स को देख रहे हैं वो मोशन में है या फिर अलग अलग रंगों में है। अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो क्या हमारी दुनिया माइक्रो पार्टिकल्स के डांस का नतीजा नहीं है? हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया माइक्रो पार्टिकल्स जैसे एटम से बनी हुई है। एक पार्टिकल एटम को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन अगर कुछ एटम्स आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाएं तो एक एटम्स के बने उस स्ट्रक्चर को हम देख भी पाते हैं और उसके कलर को भी डिफाइन कर पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्टिकुलर एक एटम किस कलर का होता है तो आपका जवाब क्या होगा? दरअसल हम एटम के कलर को नहीं देख सकते क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि लाइट की वेवलेंथ भी उसके सामने बड़ी लगती है। लेकिन जब ज़्यादा एटम्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में एटम का अरेंजमेंट ही डिसाइड करता है कि उस स्ट्रक्चर का क्या कलर होगा। मतलब हम इस दुनिया में जितनी भी अलग अलग रंगों की चीज़ें देखते हैं वो सब एटम्स के अलग अलग अरेंजमेंट से ही जुड़े हुए होने की वजह से है। तो क्या हमारी दुनिया हमारे लिए एक सिमुलेशन है? क्या एटम्स हमारे लिए रंग और आकृति का भ्रम पैदा करते हैं? क्या एटम्स को भी स्क्रीन के पिक्सल्स की तरह कमांड मिलती है अलग अलग तरह के मोशन पैदा करने के लिए? खैर जो भी हो, बनाने वाले ने इस दुनिया को इस तरह से बनाया है कि एटम्स के द्वारा पैदा भ्रम भी हमें रियलिटी का एक्सपीरियंस कराता है। अगर हम कहें कि हमारी दुनिया में सब कुछ एक इत्तेफाक है तो वो बात हजम नहीं होती। हमारी दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने हमारी दुनिया को सोच समझ कर बनाया है। हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो कि हमारी पृथ्वी एक गोल्डीलॉक्स जोन में है। शायद ये इत्तेफाक हो कि हमारी पृथ्वी सन से इतनी दूर भी नहीं है कि ये ठंडी होकर जम जाए, या सन के इतने पास भी नहीं है कि इस पर सब कुछ जल जाए। पृथ्वी के गोल्डीलॉक्स जोन में होने की वजह से इस पर जीवन की आइडल कंडीशन मौजूद है।
शायद पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो पृथ्वी पर अब तक सब कुछ जल चुका होता। पृथ्वी की ओजोन लेयर का होना भी एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि वो लेयर एक शील्ड की तरह काम करती है जो सन से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। इत्तेफाक से पृथ्वी का एक चांद है जो पृथ्वी की धुरी को संभाले हुए है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी पर दिन रात और 24 घंटे ना होते। चांद ना होता तो पृथ्वी पर इतने सारे मौसम ना होते। इत्तेफाक से पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन फल फूल रहा है। इत्तेफाक से पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां होने के बावजूद भी इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बुद्धिमान है। नेचर का सही तरीके से काम करना भी एक इत्तेफाक हो सकता है। हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उसी को कंज्यूम करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इत्तेफाक हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन कायम है, पर इनमें से सिर्फ एक इत्तेफाक के ना होने से पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जीवन के लिए ज़रूरी वो सारी घटनाएं क्या महज इत्तेफाक हैं, या फिर किसी ने इन सब को सोच समझ कर बनाया है। हो सकता है कि यह सब कुछ इत्तेफाक हो जो इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे प्लेनेट पर घट रहे हों, लेकिन इन सभी इत्तेफाकों का एक साथ मिलना हजम नहीं होता। ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लगते। ऐसा लगता है कि कोई तो है जिसने सोच समझकर इस दुनिया को डिज़ाइन किया है। हम देखते हैं कि गेम डेवलपर्स कितनी भी अच्छी तरह से गेम क्यों ना बना लें, लेकिन उस गेम में कहीं ना कोई हैक या ग्लिच जरूर रह जाता है जो हमें समय समय पर देखने को मिलता है। हमारे ब्रह्मांड में हमें कभी ना कभी बिग बैंग देखने के लिए मिल जाता है, जो ये साबित करता है कि हमारी दुनिया किसी के द्वारा डिज़ाइन की गई है। अगर ब्रह्मांड किसी के द्वारा नहीं बनाया गया तो इसमें ग्लिच भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। समय समय पर हमें इस ब्रह्मांड में ग्लिच देखने को मिलता रहता है, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, डेजावू जैसी घटनाएं। द बेनिफिट्स के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 1980 में नेल्सन मंडेला की डेथ कवरेज टीवी पर देखी थी, लेकिन सच तो ये था कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में नहीं बल्कि 2013 में हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग ये दावा क्यों करते हैं कि नेल्सन मंडेला 1980 में मर चुके थे। क्या ये पैरेलल यूनिवर्स की घटना है? ऐसे ही बहुत से सीक्रेट हैं जो समय समय पर हमारी दुनिया में देखने को मिलते रहते हैं, जिनमें लोग टाइम स्लिप का एक्सपीरियंस कराते हैं। ये सब घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि वीडियो गेम की ही तरह हमारी दुनिया का कोई डेवलपर है और हमारी दुनिया की प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं ग्लिच रह जाता है। हमने अभी तक स्पेस की खाक छान मारी है। आउटर स्पेस में हमने अभी तक बहुत से प्लैनेट्स और एलियंस के लिए सिग्नल भेजे हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी दूसरे प्लैनेट के सिविलाइजेशन का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के अलावा भी कई और प्लैनेट्स पर जीवन होने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक एलियंस से नहीं मिल पाए, तो क्या इस दुनिया को बनाने वाले ने सिर्फ एक ही प्लैनेट पर सिविलाइजेशन को बनाया है? क्या बनाने वाले ने जिस डिवाइस के द्वारा इस दुनिया को बनाया है उस डिवाइस में इतनी क्षमता भी नहीं है कि एक दुनिया में 2 प्लैनेटरी सिविलाइजेशन के लोड को वो डिवाइस झेल पाए? क्या हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक को कि क्या हम मैट्रिक्स में हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर गेम की तरह हो सकती है जिसको किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन ने डिज़ाइन किया हो। टेक्नोलॉजिकल फील्ड में रेवोल्यूशन लाने वाले यूनिस का मानना है कि हमारी दुनिया सिमुलेटेड हो सकती है। यूनिस ने तर्क दिया है कि अभी से 4 दशक पहले हमारे वीडियो गेम्स रेक्टेंगल और एक डॉट के सहारे के लिए जाने जाते थे, लेकिन आजकल के हमारे वीडियो गेम्स रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल हो चुकी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी दुनिया को एक्सपीरियंस करा पा रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ यहाँ रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में हम एक ऐसी सिमुलेटेड रियलिटी बना चुके होंगे कि सच और झूठ में अंतर कर पाना मुश्किल होगा। आने वाले समय में हम खुद के वर्चुअल ब्रह्मांड बना चुके होंगे। यूनिस मानते हैं कि आने वाले समय में हम तकनीकी तौर पर इतने एडवांस हो चुके होंगे कि खुद की वर्चुअल दुनिया बना पाएं। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वर्चुअल हो? गैलन मस्क का तो यहाँ तक मानना है कि इस बात की संभावना करोड़ों में से एक हो सकती है कि हमारी दुनिया असली हो। शायद आज हमें ये बात भले ही अजीब लगे या मजाक लगे, लेकिन जिस दिन हम अपनी खुद की सिमुलेटेड रियलिटी बना चुके होंगे उस दिन हमें इस दुनिया के सिमुलेटेड होने का एहसास होगा। चलिए कुछ और आर्गुमेंट्स को देखते हैं जो ब्रह्मांड के सिमुलेटेड होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था। हमारा ब्रह्मांड कुछ नहीं से अस्तित्व में आया। बिग बैंग से पहले क्या था ये कोई नहीं जानता, चाहे एंशिएंट सब्जेक्ट का चिंतन हो या फिर मॉडर्न साइंस के निष्कर्ष। दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि हमारा ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एंशिएंट स्टूडेंट्स ने तो इसे भगवान की इच्छा का रिजल्ट कहा, लेकिन 21वीं सदी के कुछ लोग मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कंप्यूटर के पावर बटन की तरह है। मतलब पावर बटन ऑन हुआ तो ब्रह्मांड नथिंग से समथिंग बन गया
और जैसे ही ये पावर बटन ऑफ होगा तो ब्रह्मांड फिर से समथिंग से नथिंग बन जाएगा। हम सभी मानते हैं कि ज़्यादा मास वाले पिंडों की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ समय भी धीमा हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स एक ऐसा ही खगोलीय पिंड है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर कंप्यूटर्स के नज़रिए से ब्लैक होल को ऐसी हैवी फाइल्स मान लें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो, जैसे कि कंप्यूटर में कोई बड़ी फाइल खोली जाती है तो कंप्यूटर शुरू हो जाता है। अब यहाँ ये सवाल सामने आता है कि अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो इस प्रोग्राम को रन कराते समय पर क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब है कि कुछ बच्चे जन्म से ही विकृत होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा बचपन से ही अपंग होता है तो किसी बच्चे के तो नाक और कान भी नहीं होते, कोई तो अंधा ही पैदा होता है। शायद ये सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम में हैंग आने की वजह से ही हो। जो लोग इस बात से सहमत होते हैं कि ये सब कुछ एक माया जाल है, उनका मानना है कि ऐसा ही माया जाल हम भी बना सकते हैं। अगर हम ऐसा कंप्यूटर बना पाएं जो 1020 पावर 16 ऑपरेशंस पर सेकंड अंजाम दे पाए तो उस कंप्यूटर के द्वारा एक्टिव वर्चुअल ब्रेन बनाया जा सकता है। और अगर हमारा कंप्यूटर 1020 पावर 36 ऑपरेशंस पर सेकंड अंजाम दे पाए तो हम पृथ्वी जैसा एक डिजिटल प्लेनेट भी तैयार कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि हमें एक वीडियो गेम तैयार करके उसमें बॉट कैरेक्टर्स को लिमिटेड सेंसेस वाली चेतना के साथ डिज़ाइन करें तो वीडियो गेम में मौजूद वो इंसान हमारी ही तरह सोचेगा और गेम में मौजूद पृथ्वी को ही अपना घर समझेगा और हमेशा अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहेगा, जैसा कि हम अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहते हैं। आजकल के हमारे कंप्यूटर गेम्स बहुत ही रियल लगते हैं। आजकल के गेम्स की दुनिया देखने में काफ़ी रियल लगती है, लेकिन गेम्स की इस तरह की वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से होता है। दरअसल कंप्यूटर गेम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कोर्स पर काम करता है, यानी जिसने गेम को बनाया है उसमें इंफॉर्मेशन को नंबर्स के कोर्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ये कोड कंप्यूटर को बताते हैं कि गेम कैसे काम करेगा, दुनिया कैसी होगी और कैसे कैरेक्टर होंगे। इन्हीं कोर्स को ग्राफिक कार्ड प्रोसेस करता है और उसे एक पिक्सल के रूप में स्क्रीन पर दिखाता है जिससे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। गेम को इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए गेम्स में भी डेवलपर्स ब्रह्मांड के सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन करते हैं, जैसे ग्रेविटी या किसी भी चीज़ के आर पार ना जाना, यानी यूनिवर्स के रूल्स। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मांड के जो नियम हैं उनको गेम्स में महज कुछ नंबर्स के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अगर हम अपने ब्रह्मांड को देखें तो वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं कि किस हद तक हमारा ब्रह्मांड नंबर्स पर आधारित है। नंबर हमारे ब्रह्मांड की भाषा है। क्या होता है जब आप गेम में नज़दीक की चीज़ें देखते हैं? नज़दीक से देखने पर चीज़ें ज़्यादा डिटेल नज़र आती हैं, जिसके लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, और इसके उलट दूर से देखने पर वो बारीक डिटेल्स नहीं दिखते, इसलिए कम कंप्यूटिंग पावर से भी काम चल जाता है। बिल्कुल कंप्यूटर गेम्स की तरह हमें चीज़ें तभी दिखाई देती हैं जब हम उन्हें देखें, और जब हम उन्हें देख नहीं रहे होते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, बस एकजुट करने की संभावना में रहती हैं, जिसको हम अभी डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जान चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन बाइट की फॉर्मेट में होती हैं। बाइट्स खुद बाइनरी डिजिट की होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को नंबर के रूप में 0 या 1 की फॉर्म में पेस्ट करती हैं। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में एक बाइट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई प्लैनेट है। ब्रह्मांड में प्लैनेट से छोटा कुछ भी नहीं है। प्लैनेट एक ऐसी धुरी है जहां पर ग्रेविटी और स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। जो लोग सिमुलेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि प्लैनेट ब्रह्मांड को बनाने वाले पिक्सल साइज बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कंप्यूटर में एक बिट इन्फॉर्मेशन के समान है। क्या हमारी दुनिया सच में एक मैट्रिक्स है? क्या हमारी दुनिया सच में एक मायाजाल है? दरअसल हम सिमुलेशन में रह रहे हैं, ये प्रूफ ज़्यादा आसान है, और हम सिमुलेशन में नहीं रह रहे हैं, इसको प्रूफ करना ज़्यादा कठिन है। लेकिन अगर ये दुनिया सच में सिमुलेटेड है, एक मायाजाल है, तो हम इस दुनिया के संलिप्त होने के जो भी सबूत इकट्ठे करेंगे तो वो सबूत भी इसी मायाजाल का ही हिस्सा होंगे, एक भ्रम होंगे। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर ये दुनिया एक मायाजाल है तो इतने बड़े मायाजाल का क्रिएटर कौन है? क्या ये सब कुछ हमारी ही एडवांस जनरेशन ने बनाया था, या फिर किसी उन्नत एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है, या फिर उस पावर का नाम भगवान है जिसने इस मायाजाल को रचा है? जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा था कि ये जग मायाजाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये वास्तविक है या फिर एक भ्रम है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।